छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है वैशाली नगर का भी। वैशाली नगर एक ऐसी जगह है जहां पर मुकेश चंद्राकर कांग्रेस से और रिकेश सेन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आमतौर पर देखा है तो वैशाली नगर को भाजपा का गढ़ माना गया है। यहाँ मानते हैं कि यहाँ भाजपा समर्थित जो मतदाता हैं काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। बावजूद इसके इस बार का ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव है एक ज़बरदस्त रस्साकसी के दौर में फंसा हुआ है और इस बात का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है कि मुकेश चंद्राकर और रिकेश सेन में बाजी किसके हाथ लगेगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हम बात कर रहे हैं वैशाली नगर की। दुर्ग जिले की हाई प्रोफाइल सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो रिकेश सेन यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। पिछले चुनाव की हम बात करें 2008 में जब से वैशाली नगर की सीट वजूद में आई है, पहला चुनाव यहां से सांसद जो राज्यसभा के सदस्य हैं सरोज पांडे जीती थी लगभग 22,000 मतों से। उसके बाद 2013 में जब चुनाव हुआ तब विद्यारतन बसिन यहाँ पर 25,000 मतों से जीते थे और 2018 के चुनाव में भी विद्यारतन बसिन लगभग 23,000 से ज़्यादा मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब तक हुए 4 चुनाव में से एकमात्र चुनाव जो बाई इलेक्शन था 2009 में, तब भजन सिंह निरंकारी जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने सिर्फ 1200 मतों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो इस तरह अब तक जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में गए हैं रिजल्ट उसका, और एकमात्र चुनाव जो है कांग्रेस जीती थी वो भी बहुत मामूली अंतर से। इसलिए इस सीट को भाजपा के हक की मानी जाती है। लेकिन इस बार जो है जो मुकाबला है बहुत कांटे की टक्कर का है। यहाँ पर 2 युवा प्रत्याशी पहली बार मैदान में नजर आ रहे हैं। रिकेश सेन, भारतीय जनता पार्टी के रिकेश सेन जिन्हें हाईकमान ने अपना प्रत्याशी बनाया, उम्मीदवार घोषित किया, जैसे ही बहुत जल्दी कर दिया था, उनको उनके नाम की घोषणा जल्दी हो गई थी। उन्होंने अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया था। उनके चुनाव के जो कुछ माइनस पॉइंट जो सामने आ रहे हैं उस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे। माइनस और प्लस दोनों पे चर्चा करेंगे, दोनों ही प्रत्याशी के। तो सबसे पहले रिकेश सेन के बारे में हम चर्चा करें कि उनके माइनस पॉइंट क्या हैं। इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो रिकेश सेन अपनी लड़ाई खुद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का अर्थ साफ है, संगठन के लोगों से उनको वो सहयोग नहीं मिला पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो कि आमतौर पर लोगों को मिलता है। और उसी तरह देखा जाए तो उनको इसकी वजह से एक समानांतर संगठन, मतलब एक अपनी अलग टीम बना करके चुनाव लड़ना पड़ा। एक बात और, उनके साथ जो माइनस पॉइंट की बात होती है तब जो उनके विपक्षी हैं, खासतौर पे जो लोग अच्छाइयाँ बुराई गिनाते हैं, उसमें एक जो बात आई कि वो बार बार अपना वार्ड बदलकर चुनाव लड़ते रहे। उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण थे। दूसरी बात यह कि वो पार्षद के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो भले वो 5 चुनाव जीते हैं, निगम के पार्षद हैं आज वर्तमान समय में भी, लेकिन उनके साथ आरोप ये लगता रहा है कि वे चुनाव के बाद अपने नंबर बदल देते थे और उनके फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तीसरी बात ये कि जब उनके यहाँ कोई जाता था मिलने के लिए तब वो अंदर CCTV कैमरे में देखने के बाद ये डिसाइड करते थे कि हम मुझे इससे मिलना है या नहीं मिलना है। इन सब बातों का बहुत बड़ा प्रचार या दुष्प्रचार कहा जाए उनके विरोध में हुआ है। देखा जाए तो रिकेश सेन जिस तरह से हाईकमान से डायरेक्ट टिकट लेके आ गए थे, हालांकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका मानी जा रही है कि उनके समर्थन से उनको ये टिकट मिली है, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ 3 कैंडिडेट तैयार हो गए थे। एक तो छोटेलाल चौधरी जो कि 2 बार पार्षद रह चुके हैं श्रमिक एरिया के, उसके अलावा जयप्रकाश यादव जो कि मीडिया प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुल के बगावत भी की। पार्टी आला कमान से उन्होंने बार बार कहा भी कि प्रत्याशी बदला जाए, अन्यथा मैं चुनाव खुद लड़ूंगा मैदान में, और उन्होंने अंत में वो किया भी। एक अन्य प्रत्याशी संगीता केतन शाह, जिन्होंने कि जो महिला कैंडिडेट हैं, टिकट चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव लड़ना चाह रही थी वैशाली नगर से, उन्हें भी भाजपा ने जब प्रत्याशी नहीं बनाया तो वो भी चुनाव मैदान में उतर गई। कुल मिला के देखा जाए तो अंत तक जो कि चुनाव प्रभारी वैशाली नगर के थे लाभचंद बाफना और उनकी पूरी टीम, ये लोग जयप्रकाश यादव और संगीता शाह को आखिर तक नहीं मना पाए और ये दोनों कैंडिडेट बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े भी। इसका क्या असर पड़ेगा ये तो खैर आने वाला समय यानी 3 दिसंबर को इस बात का पता चलेगा। बाकी निसंदेह संगठन का वो अपेक्षित सहयोग रिकेश सेन को नहीं मिल पाया, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि संगठन के लोगों को इस तरह डायरेक्ट टिकट लेके आना हजम नहीं हुआ और रिकेश सेन संगठन के लोगों को आखिर तक अपना नहीं बना पाए। बहरहाल ये तो थे रिकेश सेन के माइनस पॉइंट। अब हम बात करेंगे प्लस पॉइंट की। रिकेश सेन के पक्ष में इस चुनाव में क्या क्या प्लस पॉइंट था, उसमें सबसे पहले चीज़ ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसमें महतारी वंदन योजना जो समावेश किया गया था, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का,
वो रिकेश सेन के लिए एक प्लस साबित हो सकता है। दूसरी बात ये कि भले ही वैशाली नगर का पुरुष मतदाता उनसे कुछ नाराज रहा होगा, लेकिन महिला मतदाताओं का एक अच्छा समूह उनके साथ शुरू से लेकर आखिर तक चुनाव प्रचार में लगा रहा, जिसका लाभ भी उन्हें मिल सकता है। ये तो थे रिकेश सेन के कुछ माइनस और प्लस पॉइंट। अब हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के माइनस और प्लस पॉइंट की। माइनस पॉइंट की पहली बात हम करना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें हालांकि टिकट काफ़ी देर से मिली, उनके नाम की जो घोषणा हुई काफ़ी देर से हुई, जिसकी वजह से उनको चुनाव प्रचार करने में थोड़ा समय कम मिला। दूसरी बात ये कि चूंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये दूसरा माइनस पॉइंट है, तो इसकी वजह से उनको यहाँ के लोगों को खास तौर पे भिलाई नगर या वैशाली नगर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको लोगों को देखने समझने में थोड़ा सा वक्त लगा। हालांकि उनके साथ प्लस पॉइंट एक ये भी था कि वो भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान समय में है, इसलिए काफ़ी लोगों से उनका पुराना परिचय भी था। लेकिन चुनाव मैदान में उतरने के बाद ये चूंकि उनका पहला चुनाव था, एक नया अनुभव था, इसलिए एक प्रत्याशी के हैसियत से जो उनके जो समर्थकों का क्या रूप है, क्या तरीका है, उसको समझने के लिए उनको थोड़ा समय जरूर लगा। क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश चंद्राकर, इसलिए कोई उनका कोई माइनस पॉइंट वैसे व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो नहीं था, और यही उनका प्लस पॉइंट था कि नया प्रत्याशी होने की वजह से उनके साथ रिकेश सेन जैसी कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ की पूर्व विधायिका प्रतिमा चंद्राकर के परिवार से होने का लाभ उनको बहुत मिला है। उनके परिवार के तमाम लोग उस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके 24 घंटे लगे रहे, और चूंकि लक्ष्मण चंद्राकर जो कि साडा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ पर, और उनकी एक पूरी टीम थी, और उनके पिता स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जो कि यहाँ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के, तो उनकी भी जो एक टीम थी, उनके जो समर्थक थे वो सारे के सारे मुकेश चंद्राकर के पक्ष में चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए। एक तीसरा महत्वपूर्ण जो प्लस पॉइंट है मुकेश चंद्राकर के पक्ष में वो ये है कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे वशिष्ठ नारायण मिश्रा को वे न सिर्फ समझाने में कामयाब हुए, बल्कि अपने पक्ष में उन लोगों ने उनको राजी भी कर लिया प्रचार करने के लिए। और वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो कि भिलाई और वैशाली नगर दोनों क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ नाम है, और उनकी जो सोशल जो सर्विस है उसकी चर्चा दुर्ग भिलाई में होती रहती है। तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा भी मुकेश चंद्राकर के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। ये मुकेश चंद्राकर के लिए एक प्लस पॉइंट निसंदेह माना जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ रिकेश सेन था जिसके साथ संगठन नहीं था और वो अपनी एक समानांतर टीम बना करके चुनाव में प्रचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जिसके साथ न सिर्फ संगठन बल्कि परिवार के लोग भी जो है पूर्व विधायक और पूर्व साडा अध्यक्ष जैसे लोग, और उनके साथ जो बहुत और नाम थे यहाँ पर देखा जाए कि पूर्व प्रत्याशी ब्रिजमोहन सिंह, गिरिराव, विक्की शर्मा जैसे तमाम लोग हैं, अतुल चंद साहू, इरफान खान। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के प्रचार में उतरी टीम एक बहुत आपसी तालमेल के साथ पूरे चुनाव मैदान में नजर आई, और जिसका लाभ निसंदेह मुकेश चंद्राकर को मिल सकता है। इन सब परिस्थितियों में देखा जाए तो पलड़ा मुकेश चंद्राकर का भारी लगता है, लेकिन बावजूद इसको रिजल्ट को लेकर के कुछ कह पाना शायद जल्दबाजी होगी, इसलिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा 3 दिसंबर तक का। तब तक के लिए आप भी इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ T20। मैं हूँ BD निज़ामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नए चुनावी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।